बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में पहले बात करें कि ऐवान सदर में अहम और बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आला शख्सियात शरीक। खलीजी ममालिक पर हमलों, ईरान अमरीका इसराइल जंग पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील पर गौर। मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर इक़दामात ज़ेर बहस। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद जावेद नूर से। जावेद, बताइएगा, मुल्क के बड़ों की बड़ी बैठक जारी है, क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी की सरबराही में आला सतह का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शरीक हैं, वज़राए आला हैं, इसके अलावा दीगर जो हुकूमती आला ज़ुआमा हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल और जो इस वक्त सारी दुनिया जो है माशी बोझ का शिकार है, इस मसले से पाकिस्तान किस तरह से ओहदा बरा हो सकता है, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और इन मसाइल को कैसे हल किया जा रहा है, तमाम तर मामलात पर ब्रीफिंग दी जा रही है, मुशावरत की जा रही है। और जो ख़ित्ते में तेज़ी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, इस पर मुस्तक़बिल में क्या सूरत हाल हो सकती है और उस पर पाकिस्तान की हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर ब्रीफिंग भी दी गई है, मुशावरत भी की जा रही है। चूँकि इसमें वज़राए आला भी मौजूद हैं, तो वफाकी हुकूमत और सूबे मिल के इस सूरत हाल से कैसे निमट सकते हैं। और इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, माशी मसाइल का सामना है और हुकूमत जो बोझ उठा रही है, तो इसमें वज़ीर आज़म और हुकूमत ये चाहते हैं कि जो सूबे हैं वो इस बोझ को बांटने में भी शरीक हों। माशी जो मसाइल हैं, ख़ित्ते के मसाइल हैं, इसके अलावा जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, इस पर अब तक क्या हुकूमत ने हिकमत अमली इख्तियार की, किस हद तक वो कामयाब रही। और इसमें जो वफाकी हुकूमत है उसका ये कहना है कि आवाम पर बोझ ना पड़े, इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि ऐसे इक़दामात हों जो आम आदमी है उससे महंगाई के बोझ से बचाया जाए। और जितना इस वक्त पेट्रोल महंगा किया गया है उससे ज़्यादा पेट्रोल महंगा ना हो। और लेकिन ख़ित्ते में जो है सूरत हाल तब्दील हो रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई है, मुशावरत भी जारी है। और इस इजलास से पहले सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम की मुलाकात भी हुई थी। तो इस इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं और ये मुस्तक़बिल में फैसले जो हैं हम जल्द एक एलामिया की सूरत में भी आज जो है ये फैसले जारी किए जाएंगे। और आम आदमी को पेट्रोल जो है उसमें सहूलत दी जाए और दीगर जो इक़दामात हैं उनसे आम आदमी को पर जो बोझ पड़ रहा है उसे कम से कम किया जाए। तो इस हवाले से मुशावरत जो है की जा रही है और तवक्को है कि इस हफ्ते में मज़ीद इक़दामात भी सामने आएंगे। तमाम इकाइयों से भी मशवरे किए गए हैं, यानी सूबाई जो आला ज़ुआमा है उनसे भी मशवरे किए गए हैं। वफाकी हुकूमत भी मुशावरती अमल में शामिल रही है और सदर ममलकत को अब तक होने वाली मुशावरत से आगाह भी किया गया है। और मज़ीद जो है जो इक़दामात अब ज़ेर गौर हैं उन पर भी बात की जा रही है। क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है, आम आदमी को बोझ से कैसे बचाया जाए और जो हुकूमत माशी बोझ बर्दाश्त कर रही है इसे मज़ीद इसे किस तरह से इस बोझ को जो है जारी रखा जाए कि आम आदमी जो है कम से कम मुतासर हो। तो तमाम अमल पर मुशावरत भी जारी है और आला हुकाम जो है इसमें मौजूद हैं, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम मौजूद हैं और हुकूमत जो हिकमत अमली अब तजवीज़ कर रही हैं कि क्या इक़दामात मज़ीद किए जा सकते हैं, उस पर जो है मुशावरत भी जारी है। और हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक जो है बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, पेट्रोल के लिए तवील कतारें लगी हुई हैं, जो इस्तेमाल की गैस है, खाना पकाने के लिए जो गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिए ख़ित्ते में मसाइल का सामना है। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो तो किसी हद तक बढ़ी, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं है, अद्वियात की कोई किल्लत नहीं है। सुई गैस जो है उसकी फराहमी जो है वो जारी रहे, इसके लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। और दीगर इक़दामात के हवाले से बताया गया और मुस्तक़बिल में जो हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है उस पर भी मुशावरत की जा रही है और तवक्को है कि कुछ देर में इस हवाले से बाकायदा एलामिया जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी बेहद शुक्रिया जावेद रहे थे। आगे बढ़े बात करें वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है वजारत खारजा पाकिस्तान जो मौक़िफ़ पेश कर रही है हमें इसी को आगे बढ़ाना चाहिए। कयास आराइयों से गुरेज करते हुए कौमी मफाद और अपने मकसद पर नज़र रखना ज़रूरी है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस मकसद में कामयाब होगा। इस पे जो मुफा स्टेटमेंट दे रही हैं और जो वज़ीर ख़ारजा बात कर रहे हैं, हम सबको उसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी क्यास आराई से, अपने तज्ज़ियों से जो हमारा बहुत बड़ा काज है उसको भी और हमारे मुल्क की जो ये एक फॉरेन पॉलिसी उसको कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको दुआ करनी चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी कोशिश काविश कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि
ایران امریکہ جنگ ختم کرانے اور خطے میں قیام امن کے لیے پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستان آئندہ دنوں میں امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ وزرائے خارجہ اجلاس بہت مثبت رہا۔ خوشی ہے ایران اور امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کرنا پاکستان کے لیے اعزاز ہوگا۔ خطے میں جاری جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ موجودہ مشکل حالات میں مسلم امہ کا اتحاد نہایت اہم ہے تاکہ مشترکہ چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ چین اور باقی دوست ممالک پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل چین کا اہم دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار چینی ہم منصب وانگ جی کی دعوت پر بیجنگ جائیں گے۔ ترجمان کے مطابق ڈاکٹرز کی جانب سے آرام کے مشورے کے باوجود نائب وزیر اعظم نے دورہ چین کا فیصلہ کیا ہے۔ کندھے میں ہیئر لائن فریکچر کے باوجود اسحاق ڈار چین روانہ ہوں گے۔ عالمی اور باہمی دلچسپی کے امور پر پاک چین قیادت کے درمیان اہم مشاورت ہوگی۔ ایران نے جلد معاہدہ اور آبنائے ہرمز نہ کھولی تو امریکہ ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کر دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک اور دھمکی۔ کہا امریکہ ایران کے بجلی گھروں، تیل کے کنووں، جزیرہ خرگ اور ڈی سیلینیشن پلانٹس کو بھی تباہ کر دے گا۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا امریکہ نئی ایرانی رجیم سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ان مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی فوج کو جانی نقصان ہوا تو سخت رد عمل دیں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی خبروں کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے اب تک کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی۔ امریکہ کی جانب سے صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں مذاکرات کی خواہش ظاہر کی گئی۔ امریکہ کے دعوے غیر سنجیدہ ہے اور اس کا موقف بار بار تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ ایران اپنے موقف پر واضح اور قائم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے امریکی عوام اسرائیل فرسٹ پالیسی پر شدید ناراض ہے۔ امریکہ کے عوام ان پر حکومت کرنے والے اسرائیلی بادشاہوں سے اکتا چکے ہیں۔ امریکہ میں جاری نو کنگز احتجاج دراصل اسرائیل فرسٹ پالیسیوں کے خلاف عوام کا شدید رد عمل ہے۔ امریکہ میں مصنوعی ذہانت کے ماہرین کو چاہیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ملک کے عوام کی اصل صورتحال سے آگاہ کرے جو نو کنگز احتجاج میں شریک ہو کر اپنی ناراضی کا اظہار کر رہی ہے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے پاکستان کے پورٹس پر جہازوں کا رش۔ بھارت کی ناکام سفارتکاری سے بھارت کی بندرگاہیں ویران ہو گئی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے پاکستان کی بندرگاہوں پر چند دن میں 17 جہاز لنگر انداز ہوئے، جبکہ بھارت کی ناکام سفارتکاری اور وزیر خارجہ کی زبان درازی سے بھارت کے 22 جہاز آبنائے ہرمز پر پھنس پڑے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی بندرگاہوں کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے اشرف مہتاب سے۔ اشرف، آگاہ کیجیے گا، تفصیلات کیا ہیں اس حوالے سے؟ جس طرح سے بھارت نے سفارتکاری کی ہے اس سے تقریباً 9,000 کروڑ مالیت کے جو وہاں پہ اشیاء ہیں 22 جہاز ہیں وہ پھنسے پڑے ہیں، جبکہ پاکستان کی کامیاب ترین سفارتکاری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں 4.5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے اب تک سامان آ چکا ہے، جس میں تیل ہے، LPG ہے، باقی سامان ہے۔ 6 جہازوں سے 33,000 میٹرک ٹن سامان اتارا جا چکا ہے۔ یہ جہاز عراق، عمان، سنگاپور اور دیگر ممالک سے آ چکے ہیں۔ صرف 24 گھنٹے کی بات کریں تو پاکستان میں 1,65,476 ٹن کارگو اتارا جا چکا ہے آ چکا ہے، اور 30,901 ٹن مایا ہے، اس میں 3,003 ٹن کنولا ہے اور 2,368 ٹن جو امونیم سلفیٹ ہے یہ اتارا جا چکا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو پاکستان کی کامیاب ترین سفارتکاری سے اس خطے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا، صرف پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یا اس کے حوالے سے جو ریلیٹڈ ہے مہنگائی ہے، لیکن بھارت کے اندر تیل گیس کی اتنی زیادہ شارٹیج ہوگی کہ وہاں ان کی لاکھوں پیٹرول پمپ، فیکٹریاں اور باقی کاروباری مراکز کے ساتھ ساتھ جو LPG ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ بند ہو چکے ہیں اور وہاں پہ آؤ بقا ہے۔ اشرف، بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ نااہل مودی کی ناکام پالیسیوں کا شاخسانہ۔ بھارتی عوام گیس کے سنگین ترین بحران کا شکار۔ خلیجی جنگ کے باعث گیس بحران سے مودی حکومت کی بند انتظامی کا پول کھل گیا۔ خود انحصاری کے دعوے دھرے رہ گئے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ بھارتی عوام مہنگی گیس اور قلت سے دوچار۔ خلیجی جنگ کے اثرات، مودی حکومت کی بد انتظامی بے نقاب۔
अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी जंग के बायस भारत में LPG की शदीद किल्लत, कीमतें बढ़ने से मजदूर तबके की जिंदगी अजीरन हो गई। LPG की किल्लत ने फूड स्टॉल मालिकान को मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल या कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अफगान तालिबान की सियासी और समाजी मुखालिफिन का तारीखी इजलास, रजीम पर कड़ी तनकीद, बैरून मुल्क मुकीम अफगान शहरी भी शरीयत के नाम नेहाद अलमबरदार तालिबान रजीम के कासिबाना इक़्तिदार के खिलाफ सरापा एहतजाज। बरतानवी पार्लियामेंट में विमेन फॉर अफगानिस्तान फाउंडेशन का इजलास, अफगान तालिबान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अफगान तालिबान की सियासी और अस्करी मुखालफिन का इजलास, रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियों और इंसानी हकूक की पामालियों पर सख्त रद्द अमल। विमेन फॉर अफगानिस्तान फाउंडेशन के इजलास में अलामिया के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने मजहब का सियासी इस्तेमाल करके अफगानिस्तान का सियासी और समाजी ढांचा तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की जानिब से ताकत के बेजाय इस्तेमाल और बुनियादी इंसानी हुकूक, बिलखुसूस खवातीन के हुकूक पर कदगनों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। ये वक्त कारोबार बंद करने का नहीं बल्कि खोलने का है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान आकर मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी करे। ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा, हुकूमत के लिए तेल की सप्लाई का मसला नहीं, जिस जहाज़ पर पाकिस्तानी झंडा लग जाता है इसको कोई रोकने वाला नहीं। फिर लॉकडाउन की बातें समझ से बालातर है। अशरफ मेहताब की ये रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से कारोबारी औकाते कार कम करने समेत लॉकडाउन लगाने के हवाले से मार्केट में जारी नोटिफिकेशन पर बात करते हुए UBG के सरबराह SM तनवीर ने कहा, पाकिस्तानी सरमायाकार दुबई छोड़कर पाकिस्तान आ रहे हैं, लिहाजा कारोबार बंद करने की बातें करने की बजाय कारोबार को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक खुला रखने की बातें करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी मैसेज है कि ये सही वक्त आ गया है अपने कारोबारों को बढ़ाने का। बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि गलत फैसला ना करें, बेशक वो फेक हो, बेशक वो ड्राफ्ट हो, अगर गलत है, फेक है तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले। तकरीब से खिताब करते हुए चेन स्टोर एसोसिएशन के सरबराह तारिक महमूद ने कहा है कि वजीर दफा ख्वाजा आसिफ को मीडिया में रहने का शौक है, इसलिए वो यूरोप के कारोबारी औकाते कार की बातें करते रहते हैं। FPCCI के रीजनल चेयरमैन जकी जाद, पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन इमरान सुल्तान, रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के चेयरमैन आमर रफी कुरैशी समेत दीगर ताजर तंजीमों के सरबराहों ने भी हुकूमत को कारोबार खुला रखने के हवाले से तजावीज दी। कैमरामैन जामिन के साथ अशरफ मेहताब, नियो न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद कर दिया। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है। PCB की डिसिप्लिनरी कमेटी ने केस की समाअत के बाद फैसला सुनाया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर नसीम शाह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद कर दिया है। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया है। PCB की डिसिप्लिनरी कमेटी ने केस के समाअत के बाद फैसला सुनाया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।